तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का पॉइंट नंबर है 9.3। ठीक है, उसका नाम क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है आगे, और हम इस एक डायग्राम की सहायता से पूरे देखो अभी समझेंगे सारी परिभाषाएं। तो जैसा मैंने कहा, अभी मैंने आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ पर, इस यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्या नाम दिया है? एम है। क्या नाम दिया है? आप घबराना नहीं, आगे इसकी परिभाषा भी आएगी। हम कह सकते हैं भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कह सकता हूँ ये घर है, इस घर में आने के लिए यहाँ से यहाँ तक रास्ता है या नहीं है? ये रास्ते का नाम क्या हो गया? हम कह सकते हैं ये गेट है। गेट मतलब द्वारक है। क्या है? दरवाजा है। द्वारक का नाम क्या दिया मैंने? एम। और फिर हमें पता है कि ये पूरे का पूरा है परावर्तक पृष्ठ। मैंने कल ही बताया था भाई, कल बताया था मैंने कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इसका मतलब ये परावर्तक पृष्ठ है। इधर से आ रही है तो ये परावर्तक पृष्ठ है या नहीं है? तो ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ पूरे का पूरा एक परावर्तक पृष्ठ है या नहीं है? तो मैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ बीचों बीच लिखता हूँ पी। क्या लिखता हूँ? पी। तो हमारी परिभाषा नंबर 1 है, इस पी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अगर क्वेश्चन आ जाए ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखो आपकी परिभाषा क्या होगी। अभी आपने कहा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा परावर्तक पृष्ठ है, तो ये आपको बिंदु का नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं है? तो हम इसकी परिभाषा खुद बना सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ही दर्पण का ध्रुव पी कहलाता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ही दर्पण का ध्रुव पी कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना है, आगे हम जब किरण आरेख बनाएंगे तो ये चित्र काम में आएगा। तो हमेशा आपको इस पॉइंट को नाम क्या देना है? पी। फिर मैं बात करता हूं नंबर 2, द्वारक। क्या बात करता हूं मैं? किससे दर्शाया मैंने इसको? एम से। अब देखिए, अगर मैं चाहूं तो आपको कह सकता हूं, मानो कि ये चित्र इतना सा नहीं था, माना कि यह चित्र इतना बड़ा एक गोला, मान सकते हो आप? तो इस गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ है, इसकी सीमा कैसी मेरे बताओ? गोल है, सपाट है, चौकोर है, क्या है? गोल। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, आप गणित पढ़ते हो, व्यास जानते हो, यहाँ तक तो त्रिज्या होती है, लेकिन ये क्या है? पूरा व्यास। वो भी किसका व्यास है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास। जो ये बाउंड्री है वो कैसी है? वृत्त के आकार की। तो हमारी दूसरी परिभाषा कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 2 परिभाषाएं कंप्लीट हो की है। वापस बोलता हूँ एक बार में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ही दर्पण का ध्रुव पी कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ही ध्रुव पी कहलाता है। परिभाषा नंबर 2 क्या हो गई? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही गोलीय दर्पण का द्वारक एम कहलाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ बीचों बीच। माना कि ये गोला था, तो इस गोले का केंद्र बिंदु कहाँ पर होगा? गणित पढ़ते हो, बीचों में तो होगा नहीं होगा? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं सी से। किसे दर्शाते हैं? सी से। अगर क्वेश्चन आ जाए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या होगी हमारी कि प्रत्येक गोलीय दर्पण को हम किसका भाग मान सकते हैं? अरे भाई, गोलीय दर्पण को किसका भाग मान सकते हैं हम? माना कि ये गोलीय दर्पण पहले क्या था? एक गोला था, फिर मैंने इतने को क्या कर दिया? काट दिया। तो मान सकते हो ना आप? यानी प्रत्येक गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है। अगर मैं इसको गोला मान लूं तो क्या केंद्र मिलेगा मेरे को? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग मान सकते हैं, और इस गोले का जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी जो गोले का केंद्र होगा वही किसका केंद्र होगा? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। जो गोले का केंद्र होगा वही किसका वक्रता केंद्र होगा? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ये तीसरी परिभाषा कंप्लीट हो गई। ध्यान से सुनना है, प्रत्येक गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है। आप कहो सर ये तो अवतल दर्पण था,
ये ऐसा गोला बन गया। सपोज करो अगर ये उत्तल दर्पण होता तो कैसा बनता? बनता नहीं बनता, होता तो गोला ही। तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसको किसका भाग मान सकते हो आप? गोले का। और उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहलाता है। आगे चलता हूं मैं, नंबर 4 है वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं आप। कहां पे भाई त्रिज्या? ये हो गई त्रिज्या, ये होती है त्रिज्या। हाँ, सेम टू सेम वही परिभाषा है। इसकी त्रिज्या ये हो गई तो इसकी त्रिज्या ये हो गई, है या नहीं है? फिर कहूंगा मैं प्रत्येक गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है। तो इस गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। चारों परिभाषा एक बार रिवीजन साहब के साथ करते जाएंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ही ध्रुवीय कहलाता है। दूसरी परिभाषा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की कैसी सीमा रेखा का व्यास? वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक एमएन कहलाता है। प्रत्येक गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है। तो इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहलाता है। नंबर 4, प्रत्येक गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है और इस गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और यहां पर देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं, इसको बोलते हैं मुख्य। क्या बोलते हैं? मुख्य। चलो तो हमारी परिभाषा नंबर 5 हो गई है मुख्य। ध्यान से देखिए, ये रेखा किधर से जा रही है? सी से होकर जा रही है, टी से होकर जा रही है, जा रही है ना। ये कभी जाती नहीं है, हम मानते हैं। क्या करते हैं? ये कभी जाती नहीं है, ये हम खुद मानते हैं भाई एक रेखा ऐसी है तो इसको बीचों बीच से जा रही है, उसका नाम क्या है? तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? देखो ध्यान से, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। काल्पनिक क्यों है? कल्पना की, कल्पना की ना हमने, मुझे से कल्पना की, इसके नाम क्या हो गया? इसका वास्तविक नहीं है। एक होती है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। ये वास्तविक नहीं है, ये क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य कहा जाता है। ये हमारी मुख्य की परिभाषा हो गई। कितनी परिभाषाएं हो गई है? आगे बढ़ते हैं नंबर 6। अब बात करते हैं मुख्य फोकस। किसकी बात करते हैं? मुख्य फोकस। कल मैंने आपको कुछ बात बताई थी, उस बात का रिवीजन करते हैं। देखो आज वापस थोड़ा, पहली क्लास आपने ढंग से पढ़ी है ना, तो वो अब काम आएगी। आज देखो, बताओ मेरे को, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है या नहीं? अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आई, इधर से आई, इधर से गई नहीं गई थी? इस पर जो किरण ऐसे से आई वो ऐसे गई थी नहीं गई थी? मैंने कहा था सपोज करो इसको पीछे बढ़ा लो ऐसे, तो ये यहाँ टच हो रही है। इस टच पॉइंट का नाम क्या है? मुख्य फोकस है। इसमें यहाँ टच हो रही है, उसका भी नाम है मुख्य फोकस है। लेकिन फर्क क्या है? इसका मुख्य फोकस तो कहां पर है? परावर्तक पृष्ठ के सामने है। इसका मुख्य फोकस कहाँ है? परावर्तक पृष्ठ के पीछे है। ये वास्तव में गई थी, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। समझे मेरी बात को? तो हम क्या कहेंगे, पहले बात करूंगा मैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, फिर बात करूंगा मैं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी? अवतल दर्पण पर, अभी इसका नाम मैंने क्या बताया था? मुख्य अक्ष। तो मैं क्या कहूंगा, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जानते हो, समान अंतर से चल रही नहीं चल रही है? तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान सुनना कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जोड़ देना ना, गुजरती है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। चलो इधर चलते हैं। उत्तल दर्पण पर ये फिर से क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य। ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के क्या होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के क्या होता है। ये हमको मिल गया मुख्य फोकस की परिभाषाएं, जिसमें एक तो था उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। कितनी सिंपल सी परिभाषाएं, देखो सुनिए बात को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक परिभाषा हमारे और है, देखिए उस परिभाषा को हम कह सकते हैं, ये 6 मतलब इसमें 7 हो गई, एक और देख लें। फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, कहीं चूकना नहीं है। देखो मुख्य फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। ये क्या बताओ मेरे को, ध्रुवी है, ये क्या है, मुख्य फोकस एफ है। इसमें जो इन दोनों के बीच की दूरी आपको नजर आ रही है ना, ये दूरी कौन सी है, तो परिभाषा बनाओ चित्र को देख के। किस किस के बीच की दूरी, ध्रुव P और मुख्य फोकस F, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसकी फोकस दूरी इधर है तो इसकी फोकस दूरी किधर है, इधर है। समझ मेरी बात को, कोई समस्या। तो ये आपके परिभाषाएं हो चुकी है कंप्लीट। 9.3 है, उसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमने कितनी पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, हुई नहीं हुई है। हाँ देखिए आगे। अब एक छोटा सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। क्या पॉइंट है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध है, कई बार प्रश्न आता है। आपको इसका ध्यान रखना है, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर 2f, R बराबर 2f, या मैं कह सकता हूं इसको f बराबर R बटा। कोई समस्या, लेकिन ये बात तो सिर्फ फॉर्मूले के रूप में, इसको आपको थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r किसकी दोगुनी होती है, फोकस दूरी f की दोगुनी होती है। परिभाषा क्या होगी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हमेशा फोकस दूरी f की दोगुनी होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता बराबर या वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो f बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है। आप क्या जानते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ। आपको ऐसे लिखना है आंसर में, हम जानते हैं कि r बराबर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास किसका मान दिया गया, r का दिया गया ना, हम कहेंगे 30 बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 2f और f बराबर 30 सेंटीमीटर बटा, बराबर कितने सेंटीमीटर हो गए। कोई समस्या, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है कि वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध है। तो ध्यान रखना है, वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f की दोगुनी होती है, अर्थात ये होगा 10 सेंटीमीटर, तो ये होगा दोगुनी होती है ना, ये होगा 15 सेंटीमीटर, ये होगा, और ये होगा 30 सेंटीमीटर, ये होगा 15। सीधा सीधा हिसाब है। और अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी जगह अगर आप चेंज कर दें, अगर आपको फोकस दूरी मिलती 15 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाती है अपने आप 30 सेंटीमीटर। को इसमें क्या, तो देखिए हाँ। अब देख अगला पॉइंट हमारा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अरे कौन सी परिपाटी है, नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये परिपाटी नहीं है, ये समझ लो आपके पूरे पाठ में न्यूमेरिकल्स आपको करने मैंने पहले कहा था। तो ये परिपाटी जब तक नहीं समझोगे आप, तब तक ये जान लो कि एक भी आंशिक प्रश्न करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है सारे तैयार हो जाओ चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए।
वही बात है, बनाएंगे एक डायग्राम। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ध्यान से समझना है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको क्या नाम देते हैं? अब मैं यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे कर रहा हूँ, नीचे की ओर ऐसा कर रहा हूँ। इसको कह रहा हूँ मैं ऊपर की ओर, ऊपर की ऊंचाई हमेशा किसमें होती है? फिर मैं कहता हूँ नीचे की ओर ऊंचाई हमेशा किसमें होती है? फिर मैं कहता हूँ बाईं तरफ दूरी, बाईं तरफ दूरी हमेशा होती है माइनस में। फिर मैं कहता हूँ दाईं तरफ दूरी, दाईं तरफ दूरी हमेशा किसमें होती है? इतना जिसने समझ लिया है ना, उसके कोई समस्या है ही नहीं। करेंगे क्या हम? कोई कहता है ये क्यों बना? एक प्रश्न उठता है, इसका निर्माण क्यों किया गया? कार्तीय चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताओ मेरे को। ये प्रश्न आते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? इसलिए पड़ी है कि अगर प्रकाश के परावर्तन को पूरा समझना है तो हमें चिन्ह परिपाटी क्या है समझनी जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण द्वारा किस पर विचार करते समय? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। उसे कौन सी चिन्ह परिपाटी कहते हैं? मेरी बात को, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको ध्यान से देखो। इस चिन्ह परिपाटी में मेन आदमी कौन है? देखो भाई, ध्रुव P है, ये मुख्य बिंदु है। हम कह सकते हैं कि इसको मुख्य बिंदु या मूल बिंदु कौन है चिन्ह परिपाटी में? अरे कौन सा है? P। क्यों है? इधर मैं जाऊंगा तो भी सेंटर मेरे पास कौन होगा? यानी मैं कहूंगा P से किधर जाने पर? इधर कहूंगा तो भी कहूंगा P से बाईं तरफ जाने पर। यानी सारी की सारी दूरियां है वो किस में मापी जाएगी? P से मापी जाएगी। हम क्या कहेंगे? परिभाषा हमारी हो चुकी थी। मैं कहूंगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव P है, या हम कह सकते हैं सारी की सारी दूरियां है वो गोलीय दर्पण ध्रुव P से मापी जाती है, इसलिए इसको मूल बिंदु माना जाता है। और अगर इसकी बात कहूं तो इसको मैं कह सकता हूँ x ले सकता हूँ x। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी है। इसमें पहली बात हो गई कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस चिन्ह परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है, अर्थात सारी की सारी दूरियां इसी से मापी जाती है, और मुख्य अक्ष को निर्देशांक प्रति का x अक्ष यानी x अक्ष माना जाता है। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। हम कहेंगे इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1, इस चिन्ह परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P से सारी दूरियां मापी जाती है। कोई समस्या? चिन्ह परिपाटी में सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से ही मापी जाती है। नंबर 2, प्रकाश हमेशा इधर से ही आएगा, यानी बिंब हमेशा किधर होगा? बिंब हमेशा बाईं ओर होगा। किस ओर होगा? यानी वस्तु हमेशा इधर होगी और इधर दिखाई देगी। समझ मेरी बात को? हम क्या कहेंगे कि दर्पण पर प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही आपतित होता है, अर्थात बिंब हमेशा किधर होता है? कभी मत भूलना, बिंब हमेशा किधर होता है? और बिंब की दूरी हमेशा किधर होती है? माइनस। जो बाईं तरफ होता है वो माइनस में, जो दाएं तरफ होता है वो प्लस में, जो ऊपर होता है प्लस में, जो नीचे होता है वो माइनस में। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट ये हो गया कि सारी दूरियां दर्पण ध्रुव P से मापी जाती है। दूसरा बिंदु क्या हो गया हमारे कि दर्पण पर प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित होता है, अर्थात बिंब हमेशा किस तरफ रखा होता है? तीसरी बात, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से दाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है,
जबकि गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बाईं ओर मापी गई दूरी हमेशा क्या होती है? कोई समस्या? चौथी बात, गोलीय दर्पण के ध्रुव P या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी हमेशा किसमें होती है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी हमेशा किसमें होती है? बस सब जाते हमारी परिपाटी हो गई पूरी। कितना सा ये तो कोई खास नहीं है। अब देखो एक कब काम आएगी भी बताऊंगा आपको, फिर से दोहराते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है या काम लिया जाता है, उसे बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस चिन्ह परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है और मुख्य अक्ष को निर्देशांक दिशा X अक्ष माना जाता है। इस परिपाटी के अनुसार नंबर 1, गोलीय दर्पण के लिए सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। नंबर 2, गोलीय दर्पण प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित होता है, अर्थात बिंब हमेशा किधर रखा होता है? बाईं ओर रखा जाता है। नंबर 3, गोलीय दर्पण के ध्रुव P के दाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बाईं ओर मापी गई दूरियां हमेशा क्या होती है? नंबर 4, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई ऊंचाई क्या होती है हमेशा? जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई हमेशा क्या होती है? कब कब काम आएगी? सपोज करो मैं बात करता हूँ अवतल दर्पण की। किसकी बात करता हूँ मैं? या इसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल इसको इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है? हाँ देखिए, अब इस चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कहाँ होता है ताकि आंशिक प्रश्न आसान सरल हो सके? हम बात करते हैं, देखो एक देखते हैं अवतल दर्पण, एक देखते हैं। आप सबको पता, मैंने अभी कहा था ये बिंब हमेशा किस तरफ होता है रे? आपको ध्यान रखना है, बिंब की जो दूरी है यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसे कौन सी दूरी कहते हैं? बिंब दूरी। इस बिंब दूरी को हमेशा किससे दर्शाते हैं? ध्यान रखना, यू से। किससे दर्शाते हैं? यू से। और वो किसमें होती है? मैंने पहले कहा था इधर की सारी दूरियां किसमें होती है? माइनस होती नहीं होती है। तो ध्यान रखना, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, ये भी बिंब ही है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, बिंब हमेशा इधर रहेगा। मैंने पहले कहा ना, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें भी यू हमेशा माइनस, इसमें भी यू हमेशा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिंब की बात कर रहा हूँ। अब चाहे कोई भी दर्पण, मैं कहता हूँ उत्तल दर्पण में बिंब दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे 25 से लिखोगे u बराबर -25 सेंटीमीटर। आपको खुद को मान करना पड़ेगा, एग्जाम नहीं होगा, ठीक है? तो जब भी बिंब दूरी की बात हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा क्या लिखना है? माइनस। मेरी बात को, बिंब दूरी के बाद में हम बात करते हैं फोकस दूरी। किसकी बात करते हैं? फोकस दूरी। किससे दर्शाते हैं? बताया मैंने, ऐसे दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। देखो हम एक मानते हैं ये u बराबर हो गया। अब ये किरण एस से आई ऐसे आके यहाँ से गुजरी, इसको मैं क्या बोलता हूँ? अभी समझा था मैंने, मुख्य फोकस बोलता है। तो ये क्या हो गई? अरे भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो इधर ही होती है ना। अब इधर की मैंने अभी कहा था दूरी क्या होती है? होती नहीं होती है। तो इसमें फोकस दूरी भी किसमें आएगी? और इसकी बात करूं मैं तो एस से आया, एस से गया, यहाँ इसका एफ है, ये इसका एफ है, तो बताओ इधर की दूरियां किसमें होती है? तो ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है? ये तो पता चली नहीं चली? फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब दूरी को दर्शाते हैं, ये u है, ये v है। क्या है? अब देखो ये इधर आया, इधर गया। मैंने कहा था अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है ना। तो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? अरे वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा। वो तो उल्टा होता है। इसका मतलब किसमें आएगा? उल्टी यानी माइनस में, सीधी यानी। इसकी बात करता हूँ मैं, एस से आया, एस से गया, आभास हो रहा इधर। तो जो आभासी होती है वो कैसा होता है? सीधा होता है। वो किसमें होता है? अच्छी बात यहाँ रखनी है। अब एक और आती है आर। आर का कोई टेंशन नहीं है, अगर एस माइनस तो आर भी, अगर एस प्लस तो आर भी। अब एक क्वेश्चन आ जाए, मानो कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण से बिंब दूरी दे रखी है आपको। क्वेश्चन में बिंब दूरी दे रखी है u बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है? और आपको प्रतिबिंब दूरी दे रखी है
50 सेंटीमीटर, और आपकी फोकस दूरी दे रखी है, मानो मैं आपको दे रहा हूँ, फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, और दे रहा है आपके 60 सेंटीमीटर। अब थाने क्या हूँ, थाने प्लस माइनस लगाना, ठीक है। आप प्लस माइनस का इस्तेमाल करना, कैसे करोगे? अवतल दर्पण, यू हमेशा माइनस में होता है, तो यू बराबर अब 20 नहीं है, ये क्या होगा? माइनस का अवतल दर्पण। बी क्या होता है? देखो एच आई एच, प्रतिबिंब दूरी माइनस है, तो ये हो गई यहाँ माइनस। एफ की बात करता हूँ मैं, तो देखो इधर से इधर आया, एफ भी इधर ही होगा, ये भी क्या होगा? और जो एफ होगा वो यार होगा। समझे मेरी बात को? ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर दो बातें और बदली। देखो अब मैं बात करता हूँ बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं एच से, यानी बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं एच से, प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्शाते हैं एच डैश से। बिंब की ऊंचाई बताओ, बिंब कहाँ रहता है? वस्तु कहाँ पर रहती है हमेशा? अरे भाई बिंब कहाँ रहता है? हमेशा यही रहता है ना। तो बिंब हमेशा किस मार्ग में पहले का है? ऊपर जो होती है मुख्य अक्ष लंबवत, किसमें होती है? तो एच हमेशा ही, चाहे कोई सा दर्पण हो चाहे कोई सा लेंस हो, बिंब हमेशा ही रहेगा ना। तो बताओ एच किसमें होगा? लेकिन अब बात हो रही है किसकी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसमें प्रतिबिंब कैसा बना देगा? उसमें ये आया ये गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उल्टा बनने वाला, ये नीचे बनने वाला है। और मैंने पहले कहा जो ऐसे नीचे बनता है उसमें होती है माइनस में। अगर इसकी बात करूं मैं तो देख लो, ये तो सबको पता है प्लस में होगी, तो इसके लिए बात करूं तो एस 12 किसमें हो जाएगा हमारा? प्लस में। और अगर इसकी बात करूं, ये एस से आया एस से गया, ये सीधा इसमें कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा है, और जो ऊपर बनेगा मैंने पहले कहा किसमें होता है? तो प्लस में। इस प्रकार से ये आपके काम में आएंगे। और जब आपने प्लस माइनस पहचान लिया तो कुछ नहीं करना, आगे फॉर्मूला आएगा, वो काम आएगा 1/f बराबर 1/v + 1/, कभी u देंगे f देंगे तो v पूछेंगे, कभी v देंगे u देंगे f पूछेंगे, कभी f देंगे u देंगे v पूछेंगे, पक्षांतर कर करके उसे निकाल लेंगे। एक मिस्टेक होती है, अगला सभी प्रश्न प्लस में रहता है, हमें निकालना है कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में आएगा। प्लस माइनस आपने ढूंढ लिया तो उत्तर क्या है? कन्फर्म। तो करना क्या है फिर? मान करना है, एफ का मान पर्सन में, जो का मान पर्सन में, भी निकाल लो पक्षांतरण करके। लेकिन वो पर्सन में सारे प्लस में मिलेंगे, लेकिन हमें कभी माइनस करना पड़ेगा कभी प्लस करना पड़ेगा। किसकी सहायता से? कि पर्सन में दर्पण कौन सा है। अवतल दर्पण का अवतल के रूप लगा दो, उत्तर है। तो इस प्रकार से हमारा 9.3 आज कंप्लीट है, और आज की क्लास है वो यहीं पर क्या होती है, कल देखेंगे 9.4 परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो ये हो गया फिर। ठीक है।